नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड इतिहास का आज ये 9वां लेक्चर है और आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के बारे में। मैंने आपको इससे पहले गोरखा शासन कंप्लीट करा दिया है और गोरखा ब्रिटिश संघर्ष, जो गोरखा और ब्रिटिश के मध्य संघर्ष होता है, जो युद्ध होता है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया और किस प्रकार से यहाँ पे गोरखाओं का पतन हुआ और ब्रिटिश शासन का यहाँ पे उदय हुआ। तो आज हम यहाँ पे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उत्तराखंड में जो ब्रिटिश कमिश्नर रहे हैं उनकी किस प्रकार की नीतियां थी, किस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड में शासन किया, इसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो जितने भी ब्रिटिश कमिश्नर थे, आज के लेक्चर में हम कंप्लीट इसको करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर दोस्तों ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अब तक जितने भी लेक्चर हो चुके हैं या जो संपूर्ण हिस्ट्री में आपको कराने वाला हूं उत्तराखंड की, इसके संपूर्ण नोट्स का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन का आरंभ हुआ था 1815-16 के आसपास से लेकर, और कब तक चला इनका शासन? 1847 तक। 1847 तक, जब तक जिस प्रकार से भारत में इनका शासन चला, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता है। अब देखो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको गोरखा शासन के बारे में बताया था, किस प्रकार से उत्तराखंड में गोरखाओं ने शासन किया। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में इनका शासन काफी क्रूर रहा और काफी अत्याचार किए इन्होंने उत्तराखंड की जनता पर। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश आते हैं और ब्रिटिश और गोरखाओं के मध्य किस प्रकार से संघर्ष होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो जब ब्रिटिश और गोरखाओं के मध्य संघर्ष होता है तो इसमें गोरखा पराजित हो जाते हैं, और उसके बाद होती है आंग्ला गोरखा संधि। कौन सी संधि होती है दोस्तों? आंग्ला गोरखा संधि। और इस आंग्ला गोरखा संधि को दोस्तों संगोली या सुगोली के संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये संगोली की संधि होती है 17 अप्रैल 1815 को, लेकिन उसके बाद जो पुष्टि होती है इस संधि की वो होती है दोस्तों 4 मार्च 1816 को। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था 4 मार्च 1816 को जो नेपाल सरकार होती है, नेपाल नरेश, इस सुगोली की संधि की क्या करता है? पुष्टि करता है। तो कई बार एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि संगोली की संधि कब हुई, तो ये हुई तो 1815 को थी, लेकिन नेपाल सरकार ने इसकी पुष्टि कब की थी? तो वो की थी दोस्तों 1816 में। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे, अब यहाँ पे शुरुआत होती है ब्रिटिश शासन की। तो ब्रिटिश जो शासन का आरंभ होता है 1815 से आरंभ होता है, और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया जाता है ई गार्डनर। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको समझनी है कि ई गार्डनर यहाँ पे जब ब्रिटिश आए थे तो गढ़वाल, देखो एक तो जो कुमाऊं है वो तो संपूर्ण कुमाऊं पर किसका आधिपत्य था, किसका अधिकार हुआ? वो हुआ ब्रिटिशर्स का। लेकिन दोस्तों जो गढ़वाल था, गढ़वाल की स्थिति थोड़ा अलग थी। ये गढ़वाल था, ठीक है, तो ये दो भागों में बट गया था। एक बट गया था टिहरी रियासत और एक बट गया था ब्रिटिश गढ़वाल। तो ब्रिटिशों ने कुल मिला के गढ़वाल का बंटवारा कर दिया, और टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन बना? सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह के शासनकाल में ही दोस्तों गढ़वाल का क्या होता है? विभाजन होता है। सुदर्शन शाह अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? टिहरी में बनाता है, और उसे क्या कहा जाता है? टिहरी रियासत के नाम से जाना जाता है। उसमें आपका उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी का अधिकांश क्षेत्र हो गया। और अगर हम ब्रिटिश गढ़वाल की बात करें तो जैसे पौड़ी का अधिकांश क्षेत्र ये ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत आता था। और जो ब्रिटिश सरकार यानी कंपनी सरकार की ओर से कमिश्नर नियुक्त किया गया था उसे कुमाऊं कमिश्नर के नाम से जाना जाता था। कुमाऊं कमिश्नर उसे कहते थे। तो प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन हुआ दोस्तों? वो हुआ ई गार्डनर। ई गार्डनर हुआ प्रथम कुमाऊं कमिश्नर, जिसका शासनकाल 1815 से लेकर 1816 तक, मतलब काफी कम समय तक, लगभग 9 माह तक ये कमिश्नर पद पर बना रहा। इसके शासनकाल की प्रमुख घटना देखें तो एक तो ये प्रथम कमिश्नर है कुमाऊं का। एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन कि कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन है, तो वो है आपका ई गार्डनर। और पहला जो ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त हुआ था दोस्तों, वो भी किसके शासनकाल में हुआ था? ई गार्डनर के शासनकाल में हुआ था। ये आपको नोट करना है। 1815 में ई गार्डनर के शासनकाल में प्रथम क्या होता है? भू बंदोबस्त होता है ब्रिटिश शासन का। साथ ही साथ जब यहाँ पे आंग्ला गोरखा संधि होती है
सुगोली की संधि होती है, जिसका आरंभ कब होता है? 27 अप्रैल 1815 को। तो इस दोस्तों आंग्ला गोरखा संधि में हस्ताक्षर कौन करता है? ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में ई गार्डनर करता है, जबकि गोरखा प्रतिनिधि के रूप में उसमें हस्ताक्षर कौन करता है? बमसा चौतरिया करता है। तो ई गार्डनर और बमसा चौतरिया के बीच सर्वप्रथम ये संधि होती है, जिसे सुगोली की संधि या आंग्ला गोरखा संधि आप इसको कह सकते हैं। आंग्ला का मतलब अंग्रेज और गोरखा का मतलब गोरखा। तो वो संधि भी किसके मध्य होती है? ई गार्डनर और बमसा चौतरिया के मध्य होती है। ई गार्डनर जो कि ब्रिटिशर्स का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका शासनकाल ज़्यादा बड़ा था नहीं, मात्र 9 महीने तक ही क्या रहता है? यहाँ पे कमिश्नर बना रहता है। उसके बाद दोस्तों कुमाऊं का जो दूसरा कमिश्नर बनता है G.W. ट्रेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एक तो इसके शासनकाल में बहुत सारे मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और बहुत सारे कार्य भी हुए, और यहाँ से एग्जाम में अधिकांशतः क्वेश्चन बनते हैं, और काफ़ी लंबा शासनकाल रहा G.W. ट्रेल का भी। तो जो वास्तविक कमिश्नर आप इसको कह सकते हैं कुमाऊं का, G.W. ट्रेल 1816 से लेकर 1835 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर बना रहा। अब देखते हैं इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना। इसके शासनकाल को दोस्तों न वकील, न अपील और न दलील का शासनकाल भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको लिखना है न वकील, न अपील और न दलील का शासन। ये शासन किसका था दोस्तों? तो G.W. ट्रेल का। यानी अगर आपने कोई अपराध किया है तो आप वकील भी नहीं कर सकते हो, कोई अपील भी नहीं दे सकते हो अपने बचाव में, कोई दलील भी पेश नहीं कर सकते हो, आपको सीधे दंड दिया जाएगा। और ये स्वयं कानून बनाता था, यहाँ पे स्वयं कानून व्यवस्था देखता था। तो न वकील, न अपील और न दलील का शासन किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो G.W. ट्रेल के शासनकाल को कहा जाता है। इसके समय दोस्तों 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की गई। संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू किसके शासनकाल में हुई? G.W. ट्रेल के शासनकाल में 1816 में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और साथ ही साथ 1816 में अल्मोड़ा जेल की भी स्थापना की गई, और 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना होती है। ठीक है, इसके शासनकाल में 1816 में अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की गई, 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना होती है। साथ ही साथ दोस्तों 1817 में एक अन्य घटना घटती है इसके शासनकाल में, अन्य महत्वपूर्ण एक, देखो मैंने आपको गोरखा वाली वीडियो में बताया था, एक प्रथा हुआ करती थी, कुप्रथा, व्यभिचार रत प्रथा। ये चंदों के शासनकाल से चली हुई आ रही थी, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये व्यभिचार रत प्रथा क्या थी। माना किसी के क्या है, कोई औरत है और उसका किसी अन्य पुरुष के साथ क्या चल रहा है? संबंध चल रहा है, और अगर उसके पति ने उस पुरुष की हत्या कर दी, या किसी के पत्नी का अपहरण कर दिया है किसी पुरुष ने, और उसके पति ने उस पुरुष की हत्या कर दी, तो उसको अपराध नहीं माना जाता। और इसका बहुत सारे लोग क्या यहाँ पे गलत इस्तेमाल इस प्रथा का करने लगे थे। बहुत सारे मतलब निरपराध लोग इस प्रथा के कारण मारे जा रहे थे। माना किसी के हल्की भी दुश्मनी हो गई तो वो आरोप लगा देता था उस पर और उसकी हत्या कर देता था। तो पत्नी के अपहरणकर्ता की हत्या प्रथा को अपराध घोषित किया गया था 1817 में। व्यभिचार रत प्रथा को समाप्त किया गया था 1817 में, और इसको अपराध घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट घटना है G.W. ट्रेल के शासनकाल की, ये भी आपको दोस्तों यहाँ पे नोट करनी है। काफ़ी डिटेल्स में आपको हर चीज़ यहाँ पे फैक्ट वाइज बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और आपको भी दोस्तों हमारे यहाँ पे साथ देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर अधिक से अधिक करना है, और साथ ही साथ वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय ज़रूर दें। और इसके नोट्स आपको डिटेल्स नोट्स दोस्तों आपको लिंक में हमारी ई बुक मिल जाएगी, उत्तराखंड हिस्ट्री कंप्लीट ई बुक, जिसमें आपको उत्तराखंड हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल से लेकर उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन तक और प्रत्येक टॉपिक के MCQ भी उसमें दिए गए हैं। तो लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हो गई, और 1817 में हो गई व्यभिचार रत जो प्रथा थी वो समाप्त हो गई है। उसके बाद दोस्तों 1819 में पटवारी पद का सृजन किया किसने? G.W. ट्रेल ने। ये पटवारी पद का जो दोस्तों सृजन किया गया, इसके दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कारण तो ये था कि यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाना, और जो दूसरा कारण था दोस्तों वो थी यहाँ की जनता। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा हो कि मैं जनता की बात क्यों कर रहा हूँ? दोस्तों जनता इसलिए कारण है यहाँ पे
कि जो उत्तराखंड की जनता थी वो काफ़ी क्या थी, शरीफ थी, भोली भाली और सीधी सादी हुआ करती थी। और अभी भी आपने देखोगा दूर दराज पहाड़ों में पहाड़ के लोग इतने शरीफ होते हैं, काफ़ी भोले भाले होते हैं। तो अगर यहाँ पे पुलिस पद की नियुक्ति की जानी थी तो यहाँ के लोग काफ़ी भयभीत हो सकते थे, इसलिए यहाँ पे पटवारी पद का सृजन किया गया। और अभी भी आप देखते होंगे यदि पटवारी भी गांव में चला जाता है तो इस पटवारी से भी लोग क्या होते हैं, भयभीत होते हैं, भय खाते हैं। भय का मतलब क्या है यहाँ पर, पहले इसको समझो। आप भय का मतलब उल्टा मत लेना, वैसे तो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं जो पहाड़ी लोग होते हैं। भय का मतलब ये है दोस्तों, कानूनी चक्कर से भय। मतलब अगर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लग गया है तो उसको लोग अपना दुर्भाग्य समझते हैं। मतलब उन्हें ये लगता है कि हमने कोई क्या कर दिया, यहाँ पे अपराध कर दिया है, चाहे उनसे कोई गलती से भी छोटा सा अपराध हो गया है तो वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना दोस्तों अपना दुर्भाग्य समझते हैं। कई आपने देखो कई मामले पंचायत में ही अभी भी क्या हो जाते हैं, सुलझाए जाते हैं। राजीनामा जिसको बोलते हैं, दोनों पक्षों का समझौता करना पंचायती स्तर पर भी अभी ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है। उत्तराखंड के अधिकांशतः गाँव में पंचायती स्तर पर ही सारे मामले क्या किए जाते हैं, सुलझा दिए जाते हैं। और अगर गलती से भी पटवारी भी गांव में चला जाता है तो काफ़ी दहशत हो जाती है, यार पटवारी आ रखा है, मतलब किसी ने कुछ बड़ा ही क्या कर दिया है, अपराध कर दिया है, चाहे उसने छोटा सा भी अपराध कर दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के इसको दुर्भाग्य समझते हैं अपना, जो कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है। तो काफ़ी सीधे साधे लोग थे पहाड़ों के। और जैसे आप, अगर मैं उदाहरण दूं आपको, कि जैसे आप नीचे देखते होंगे शहरों में, तो शहरों में तो पुलिस पर भी, मतलब पुलिस से भी, पुलिस की भी पूरी टीम जाती है तब जाके मतलब आपने देखोगा नीचे वाले शहरों में पुलिस की पूरी टीम चली जाती है, फिर भी वहाँ पे क्या है, उपद्रव को वो संभाल नहीं पाती है। लेकिन पहाड़ के दोस्तों वहाँ पे अगर क्या है, एक पटवारी भी जाता है तो उसकी भी रिस्पेक्ट की जाती है, क्योंकि कानून व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। और अगर कानून के मामले में मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर को अपना क्या समझते हैं, दुर्भाग्य समझते हैं, क्योंकि काफ़ी सीधे साधे लोग हैं पहाड़ के। तो इसलिए यहाँ पे 1819 में पटवारी पद का क्या किया गया, सृजन किया गया। तो उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया उसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो 1819 में ट्रेल द्वारा यहाँ पे पटवारी पद का सृजन किया गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया है कि 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना होती है और 1821 में यहाँ पे पौड़ी जेल की स्थापना होती है। उसके बाद 1822 में ट्रेल ने कुली बेगार को कम करने के लिए खच्चर सेना की दोस्तों स्थापना की। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। देखो कुली बेगार प्रथा ये काफ़ी समय से यहाँ पे चली हुई आ रही थी। अब यहाँ पे धीरे धीरे लोगों के मन में कुल मिला के देखो धीरे धीरे जागरूकता तो बढ़ रही थी। अब जब जागरूकता बढ़ रही थी तो लोग इस बेगार प्रथा का क्या करने लगे, विरोध करने लग गए। तो उसके बाद यहाँ पे ग्लिन के सुझाव पर, ठीक है, ग्लिन के सुझाव पर कमिश्नर ट्रेल ने क्या किया, खच्चर सेना की स्थापना की। और जो सामान ढुलवाई की जाती है, देखो बेगार प्रथा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। बेगार में क्या होता था, अगर कोई ब्रिटिश अधिकारी आ गया, वैसे हम बेगार प्रथा के बारे में आगे अभी डिटेल्स में जानेंगे। तो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई ब्रिटिश अधिकारी आ गया है तो उसकी सेवा करना, उसके सामान की ढुलाई करना, ये होती थी बेगार प्रथा। और इसमें मतलब जैसे किसी गांव में अगर कोई ब्रिटिश अधिकारी आ गया तो उस गांव के लोगों का ये कर्तव्य होता था उस समय। अब यहाँ पे इसको यहाँ के लोग अपना अपमान समझते थे कि हमसे मतलब बिल्कुल कोई पैसा दिए बिना ही कार्य करवाया जा रहा है। तो इसका विरोध होने लग गया और इसलिए 1822 में ट्रेल ने दोस्तों खच्चर सेना की स्थापना की कुली बेगार को कम करने के लिए, ताकि खच्चरों से यहाँ पे क्या किया जाए, सामान ढुलवाया जाए। तो 1822 में हुई यहाँ पे खच्चर सेना की स्थापना। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे 1824 में डबल लॉक व्यवस्था, डबल लॉक व्यवस्था की शुरुआत किसने की, 1824 में कमिश्नर ट्रेल ने। इसमें क्या होता, इस व्यवस्था में ट्रेल ने एक तो देखो जो सरकारी खजाने की चाबी हुआ करती थी, एक कलेक्टर के पास हुआ करती थी और दूसरी ट्रेजरर के पास हुआ करती थी। इस डबल लॉक व्यवस्था के अनुसार, डबल लॉक व्यवस्था मतलब दो लॉक होंगे यहाँ पे, एक जो सरकारी खजाना होगा उसकी चाबी होगी एक कलेक्टर के पास और एक ट्रेजरर के पास। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे होता है 80 साला भू बंदोबस्त 1823 में। 80 साला भू बंदोबस्त इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये हुआ संवत 1880 में, संवत 1880 में ये हुआ था दोस्तों, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 80 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। और कब हुआ ये, 1823 में। अगर संवत की बात की जाए तो उस समय 1880वां संवत चल रहा था।
तो इसलिए इसको 80 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रिटिश शासन का दोस्तों सबसे आदर्श भू बंदोबस्त इसको कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जितने भी भूमि बंदोबस्त हुए दोस्तों, उसके बारे में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ए गार्डनर से लेकर और डब्ल्यू ट्रेल के शासनकाल में बहुत सारे यहाँ पे भू बंदोबस्त होते हैं। 1816 में गढ़वाल में भी ट्रेल के ही दिशा निर्देश में गढ़वाल में क्या होता है, भू बंदोबस्त होता है। 1823 में 80 साला भू बंदोबस्त होता है। तो काफ़ी भू बंदोबस्त हुए यहाँ पे ट्रेल के शासनकाल में। उसके बाद बेटन के शासनकाल में। तो वो सारे भू बंदोबस्त हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो 80 साला भू बंदोबस्त के बारे में जान लेते हैं। 1823 में ये हुआ और इसको ब्रिटिश शासन का सबसे आदर्श भू बंदोबस्त भी माना जाता है। इस भू बंदोबस्त के माध्यम से ही गांव की भूमि का निर्धारण किया गया और भूमि हो गया, वन हो गया, पानी हो गया, इसका भी निर्धारण किया गया। तो सबसे आदर्श भू बंदोबस्त इसीलिए इसको माना जाता है। इसके बारे में आगे भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कमिश्नर ट्रेल ने क्या किया, यहाँ पे कुआओं को 26 परगनों में विभाजित किया, 26 परगनों में बांटा कुआओं को। ये भी आपको नोट करना है, कितने परगनों में बांटा, 26 परगनों में। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। 1826 का एक फैक्ट आता है यहाँ पे। 1826 में क्या किया, दून और चंडीगढ़ कुमाऊं में शामिल किए गए दोस्तों। 1826 में ट्रेल के ही शासनकाल में दून और चंडीगढ़ को कुमाऊं में शामिल किया गया। लेकिन 1829 तक, ठीक है, 1826 से लेकर 1829 तक देहरादून का दोस्तों एक अलग ही इतिहास है। कभी इसको कुमाऊं कमिश्नर में शामिल किया जाता है, कभी इसको यहाँ से फिर कहीं और स्थानांतरित किया जाता है। तो वैसे जो जिला वाली जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज थी उसमें मैंने इसके बारे में आपको बताया है, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों 1827 और 28 में, 27-28 के पास ट्रेल ने क्या किया, यहाँ पे हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ तक सड़क निर्माण यहाँ पे कराया था। और इसमें इसका विरोध भी हुआ था, क्योंकि इसको हिंदू धर्म का मतलब, क्योंकि देखो ये हिंदू धर्म के आस्था के केंद्र हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो यहाँ तक इसने सड़क का निर्माण पहुँचाया था, सड़क का निर्माण कराया था। तो इसके लिए इसका विरोध भी हुआ। इसको ऐसा बहुत सारे लोगों ने इसको हिंदू धर्म का मतलब सपोर्ट करने के लिए इसका क्या किया, विरोध भी किया था। उसके बाद एक और अन्य घटना है 1820 की। 1820 में कमिश्नर ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प देना क्या किया, यहाँ पे स्टाम्प देने की, कुल मिला के वहाँ पे फीस देने की, मतलब अगर आप कोर्ट में कोई आपका क्या पड़ जाता है, कोई केस आपने लड़ना है, कोर्ट में केस लड़वाना है, तो वहाँ पे आपको स्टाम्प फीस देनी पड़ेगी। ये प्रथा भी 1820 में ट्रेल ने शुरू की थी। उसके बाद 1833 में देसी चिकित्सालय की नियुक्ति अल्मोड़ा में हुई। ये भी किसके शासनकाल में हुई, ट्रेल के ही शासनकाल में हुई। उसके बाद दोस्तों 1830 में आपको ये भी नोट करना है, 1830 में ट्रेल ने ट्रेल दर्रे की खोज की थी, इसीलिए इस दर्रे का नाम क्या पड़ा, ट्रेल दर्रा पड़ा। ये ट्रेल दर्रा आपका बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच में है। 1830 में यहाँ पे खोज होती है ट्रेल दर्रे की। उसके बाद 1834 भी आपको नोट करना है, क्योंकि 1834 में हल्द्वानी की स्थापना ये भी किसके शासनकाल में होती है, ट्रेल के शासनकाल में ही होती है। और 1822 में क्या होता है, आबकारी विभाग की स्थापना होती है। और कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना 1822 में, ये भी किसके शासनकाल में होती है, ट्रेल के शासनकाल में होती है। 1830 ट्रेल दर्रे की खोज, 1834 हल्द्वानी की स्थापना, 1822 आबकारी विभाग की स्थापना। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट थे ट्रेल के शासनकाल के, ये हमने यहाँ पे सारे कवर कर लिए हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो नेक्स्ट यहाँ पे कमिश्नर बनते हैं वो बनते हैं मोस्ले स्मिथ। मोस्ले स्मिथ जो कि 30 नवंबर, जब क्या है कमिश्नर ट्रेल सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 30 नवंबर 1835 से लेकर और दोस्तों यहाँ पे 6 अप्रैल 1836 तक, इतने समय के लिए मोस्ले स्मिथ यहाँ पे क्या बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं। ये एक कार्यकारी कमिश्नर इनको नियुक्त किया जाता है, अस्थाई कमिश्नर। उसके बाद कमिश्नर जो स्थायी कमिश्नर बनते हैं वो बनते हैं कर्नल गोयन। कर्नल गोयन का जो शासन काल है दोस्तों वो है 1836 से लेकर 1838 तक। कई जगह दोस्तों कई बुक्स में कर्नल गोबान भी लिखा है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मतलब हो जाती है, कई बुकों ने अलग अलग लिख दिया है कर्नल गोयन कर्नल गोबान। तो आप यहाँ पे दोनों नोट कर सकते हैं।
अब देखो कर्नल गोबान के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि वैसे तो मतलब छोटा सा क्या है शासनकाल है इसका 1836 से लेकर 1838 तक, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं इसके शासनकाल में। जैसे दास प्रथा हो गया, बाल विक्रय प्रथा हो गया, महिला विक्रय प्रथा, इनका अंत होता है दोस्तों कर्नल गोबान के शासनकाल में और इन्हें अपराध घोषित किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों 1836 में दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगता है इसके शासनकाल में। दासता पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया गया है? 1836 में। और 1837 में अल्मोड़ा में थाने की स्थापना होती है। अल्मोड़ा थाना, अल्मोड़ा में एक थाने की स्थापना की जाती है किसके शासनकाल में? कर्नल गोयन के शासनकाल में। साथ ही साथ जो गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था हुआ करती थी, गोलादीप न्याय व्यवस्था, ये मैंने आपको गोरखा शासन जब पढ़ाया था वहां पे बता दिया है। तो ये भी एक न्याय व्यवस्था, दंड प्रथा हुआ करती थी, गोलादीप व्यवस्था, ये भी किसके शासनकाल में समाप्त हुई दोस्तों? इसके शासनकाल में समाप्त हो जाती है। तो ज़्यादा बड़ा शासनकाल था नहीं और इसलिए ज़्यादा घटनाएं भी यहाँ पे देखने को नहीं मिली। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं इसके शासनकाल में। उसके बाद दोस्तों कमिश्नर बनते हैं जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन। इसका शासनकाल है 1838 से लेकर 1848 तक। तो काफ़ी लंबा शासनकाल है और इसके शासनकाल में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। तो जानते हैं जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटती है कुमाऊं कमिश्नरी में। तो सबसे पहली घटना क्या है दोस्तों? देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गढ़वाल दो भागों में बंट चुका था। एक था यहाँ पे ब्रिटिश गढ़वाल और एक था यहाँ पे टिहरी गढ़वाल। तो जो ब्रिटिश गढ़वाल था वो कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत ही यहाँ पे आ रहा था। अब यहाँ पे ब्रिटिश गढ़वाल को एक अलग जनपद के रूप में गठित किया जाता है। तो 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी से पृथक गढ़वाल जनपद का गठन किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? 1839 में श्रीनगर में बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके एक साल में 1840 में क्या होता है? पौड़ी जनपद का गठन किया जाता है और इसे ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय बना दिया जाता है। यानी देखो जनपद का गठन तो 1839 में हो गया कुमाऊं कमिश्नरी से पृथक करके, लेकिन अभी उसका मुख्यालय किसको बनाया गया है? श्रीनगर को बनाया गया है। लेकिन दोस्तों फिर 1840 में श्रीनगर से मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? पौड़ी स्थानांतरित किया जाता है और इस प्रकार से पौड़ी जनपद का गठन होता है 1840 में। और ये हाल ही में दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बना था 2021 में, जो भी एग्जाम हुए थे उसमें से किसी एक एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी बना था। अगर किसी को क्वेश्चन याद हो तो वो आप कमेंट में उसको यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो पृथक गढ़वाल जनपद का गठन हो गया, किसके शासनकाल में हुआ? ये जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के शासनकाल में। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? 1843 में नैनीताल में एक थाने की स्थापना होती है। नैनीताल में थाना स्थापित कब होता है? 1843 में। और इसके शासनकाल में दोस्तों नैनीताल का यहाँ पे नगरीकरण प्रारंभ किया जाता है और नैनीताल नगर पालिका की भी स्थापना होती है जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के शासनकाल में। यानी नैनीताल क्या बनता है? एक नगर पालिका बनता है। 1843 में नैनीताल में थाने की स्थापना भी यहाँ पे कर दी जाती है। उसके बाद दोस्तों 1848 आता है और यहाँ पे अल्मोड़ा में लूसिंगटन की अध्यक्षता में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया जाता है। डिस्पेंसरी कमेटी कब गठित की गई? 1848 में। और किसके शासनकाल में? जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के शासनकाल में 1848 में अल्मोड़ा में लूसिंगटन की अध्यक्षता में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया था। देखो दोस्तों डिस्पेंसरी कमेटी का मतलब होता है, डिस्पेंसरी का मतलब होता है औषधालय। औषधालय यानी जहां से औषधि प्राप्त की जाती है, जहां से औषधि प्राप्त होती है। तो डिस्पेंसरी कमेटी यानी औषधालय की यहाँ पे एक गठित की गई थी 1848 में अल्मोड़ा में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? इस कमेटी की अध्यक्षता लूसिंगटन ने। उसके बाद दोस्तों 25 अक्टूबर 1839 को जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन पद पर रहते ही इसकी क्या हो जाती है? आकस्मिक निधन हो जाता है। कहाँ होता है निधन? नैनीताल में इसका निधन हो जाता है। तो एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आजकल। और यहाँ पे इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा कमिश्नर है कुमाऊं का जिसकी मृत्यु पद पर रहते ही उसका आकस्मिक निधन हो गया था? तो वो था दोस्तों जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन। ये भी आपको नोट करना है। अब देखो ये ब्रैकेट का यहाँ पे ऊपर आ गया, इसको नीचे होना था, थोड़ा पीडीएफ में शायद इसको ऊपर, यहाँ पे पीडीएफ एडिटिंग के टाइम आ गया। तो इसको आपको हेनरी रैमजे के शासनकाल में बताएंगे भी, क्योंकि ये ब्रैकेट जो भूमि बंदोबस्त हुआ था वो
हेनरी रैमजे के शासनकाल में हुआ था। तो इसको अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखो दोस्तों, इसके बाद जॉर्ज टॉमस लोसिंगटन के बाद जो यहाँ पे ब्रिटिश कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, जॉन हेलिन बेटन, इसका शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहा। देखो बेटन, एक तो इसका भू बंदोबस्त यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। बेटन ने 1840 में क्या किया, गढ़वाल में, और 1844 में कुमाऊं में भू बंदोबस्त कराया। और इसमें इसने कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया, यानी भूमि के मापन के लिए कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया, खसरा सर्वेक्षण पद्धति। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट दोस्तों, खसरा सर्वेक्षण पद्धति का जो इस्तेमाल किया गया भू बंदोबस्त में, वो किसने किया, जॉन हेलिन बेटन ने। और ये दोस्तों अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स के भूमि बंदोबस्त, यानी जो ब्रिटिशों ने कराया था, ये 8वां भूमि बंदोबस्त था जो बेटन ने कराया। कौन सा भू बंदोबस्त इसने कराया, 8वां भू बंदोबस्त इसने कराया था, 1840 में गढ़वाल में और 1844 में कुमाऊं में। और ये देखो, ये बंदोबस्त हुआ था 20 साल के लिए, 20 साल के लिए, यानी 20 ईयर के लिए। इसलिए इसको 20 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। 20 साला बंदोबस्त किसने कराया था, जॉन हेलिन बेटन ने। और भूमि मापन हेतु उसने खसरा सर्वेक्षण पद्धति को अपनाया था। हर गांव को इस समय अपना रिकॉर्ड रखने का अधिकार दिया गया था। इस भू बंदोबस्त में किसने कराया था, जॉन हेलिन बेटन ने। इसके बारे में अभी आगे हम भू बंदोबस्त के बारे में पृथक वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों, जॉन हेलिन बेटन के शासनकाल में अक्टूबर 1855 में क्या हुआ था, अल्मोड़ा से कमिश्नरी को नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। यानी अभी तक जो कमिश्नरी का मुख्यालय था वो कहाँ था, अल्मोड़ा था। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नैनीताल का क्या होने लग गया, यहाँ पे नगरीकरण होने लग गया है जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के शासनकाल में। और अब यहाँ पे नैनीताल में एक और यहाँ पे क्या हो जाता है कि नैनीताल को मुख्यालय बनाया जाता है कुमाऊं कमिश्नरी का। तो नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कब बनाया गया, 1855 में, अक्टूबर 1855 में। और किसके शासनकाल में, जॉन हेलिन बेटन के शासनकाल में। उसके बाद जॉन हेलिन बेटन के शासनकाल में क्या होता है, 1853 की बात है। 1853 की बात यह है कि इसमें जो सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर थे स्ट्रेची, इनके द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल निर्माण किया जाता है। कब किया जाता है, गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण 1853 में। और इस पुल का निर्माण कौन करता है, असिस्टेंट कमिश्नर थे स्ट्रेची। वैसे नदियों में ये सस्पेंशन पुल का जो निर्माण कार्य शुरू किया था, ये क्या था, ट्रेल ने। कब किया था, 1829 और 30 में। और 1829 में पिथौरागढ़ में एक सस्पेंशन पुल का निर्माण किया जाता है। और उसके बाद स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल निर्माण किया गया 1853 में। किसके शासनकाल में, जॉन हेलिन बेटन के शासनकाल में। उसके बाद नेक्स्ट कमिश्नर बनते हैं दोस्तों हेनरी रैमजे। इनका शासनकाल है 1856 से लेकर 1884 तक। अब देखो इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं, क्योंकि काफ़ी लंबा शासनकाल रहा किसका, हेनरी रैमजे का। वैसे सबसे लंबा शासनकाल अगर माने तो वो हेनरी रैमजे का ही रहा है कुमाऊं कमिश्नरी में, 1856 से लेकर 1884 तक, करीब 28 साल तक कुमाऊं कमिश्नर रहा है हेनरी रैमजे। ये स्कॉटलैंड का निवासी था। और अब देखो इसके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। एक तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 का, उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो वो था हेनरी रैमजे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो गढ़वाल और कुमाऊं में ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला था इस 1857 की क्रांति का। गढ़वाल में इसलिए नहीं मिला था कि जो गढ़वाल का राजा था सुदर्शन शाह, उसकी पहले ही किससे संधि हो चुकी थी, अंग्रेजों से संधि हो चुकी थी कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई क्या होता है, मतलब कोई विद्रोह होता है तो उसमें सहायता करेगा कौन, टिहरी रियासत का राजा। तो सुदर्शन शाह ने वहाँ पे इनकी सहायता की थी। तो गढ़वाल में तो इसलिए वहाँ पे क्या है, विद्रोह ज़्यादा नहीं हुआ था। और कुमाऊं में भी दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हेनरी रैमजे की यहाँ पे क्या थी, एक मतलब इसको लोग काफ़ी पसंद करते थे, क्योंकि ये क्या था, एक मतलब इसने यहाँ पे अपनी एक पहचान बना ली थी अच्छी तरीके से, और काफ़ी जुड़ गया था ये वहाँ के लोगों के साथ। तो इसलिए हेनरी रैमजे के कारण दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब हेनरी रैमजे वहाँ का कमिश्नर था, तो इसी की वजह से कुमाऊं में भी क्या नहीं हुआ था, ज़्यादा विद्रोह देखने को नहीं मिला था। कुछ कुछ क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था, लेकिन वो वहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ था जो अन्य क्षेत्रों में, देश के अन्य क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था 1857 में। तो हेनरी रैमजे भी दोस्तों
इसका एक प्रमुख कारण था, क्योंकि इसकी काफ़ी लोकप्रियता थी कुमाऊं में। अब देखो इसके शासनकाल में और क्या क्या हुआ। एक तो 1857 की क्रांति इसी के शासनकाल में हुई, ये इस समय कुमाऊं कमिश्नर था। उसके बाद दोस्तों 1848 में क्या किया रैमजे ने, कुष्ठ रोगियों के लिए इसने बेहतर स्थिति यहाँ पे बनाई थी। कुष्ठ रोगियों के लिए बेहतर स्थिति क्या बनाई थी, एक तो 1848 में कुष्ठ रोगियों के रहने हेतु पत्थर के छोटे छोटे मकानों का इसने निर्माण किया था। उसके बाद दोस्तों 1854 में अल्मोड़ा में 1854 में अल्मोड़ा में क्या होता है, कुष्ठ आश्रम और चिकित्सालयों की स्थापना होती है। तो कुष्ठ रोगों के लिए बेहतर स्थिति इसने यहाँ पे उत्पन्न की थी हेनरी रैमजे ने। उसके बाद दोस्तों कमिश्नर कार्यकाल आप सभी जानते हैं इसका 1856 से लेकर 1884 तक। एक तो उसने शिक्षा के क्षेत्र में नैनीताल को एक केंद्र के रूप में इसने विकसित करना शुरू किया था, और नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय ये भी किसको जाता है, हेनरी रैमजे को जाता है। क्यों जाता है अभी आगे आपको बताएंगे, क्योंकि देखो ये सारे स्कूल नैनीताल में इसी के शासनकाल में स्थापित किए गए थे। अब देखो रैमजे ने 1850 में रामनगर बसाया था। नैनीताल का जो रामनगर है उसको बसाने का श्रेय भी किसको जाता है, रैमजे को जाता है। 1850 में इसने रामनगर की स्थापना की थी। उसके बाद 1854 में मैंने आपको पहले ही बताया है, कुष्ठ रोगियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुष्ठ आश्रम की स्थापना की गई 1854 में अल्मोड़ा में। किसके शासनकाल में, हेनरी रैमजे के शासनकाल में। और 1858 में दोस्तों भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई। भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ की गई, नैनीताल में। और किसने की, पादरी विलियम बटलर ने। किसके शासनकाल में, हेनरी रैमजे के शासनकाल में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, नैनीताल में भूस्खलन होता है। कब आता है नैनीताल में ये प्रथम भूस्खलन, तो 1867 में आता है। अब यहाँ की जनता को और पर्वतों को सुरक्षित रखने के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना की जाती है हेनरी रैमजे के माध्यम से। कब की जाती है, 1867 में। तो ये भी आपको नोट करना है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी, इसका गठन कब किया गया, हेनरी रैमजे द्वारा 1867 में। इसको कौन कौन सी उपाधि दी गई है हेनरी रैमजे को, क्योंकि ये काफ़ी लोकप्रिय कमिश्नर हुआ कुमाऊं का। तो कुमाऊं का बेताज बादशाह भी इसको कहा जाता है, और राजा रामजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखो जो रैमजे ने नैनीताल को एक स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया था, तो उस समय उसने नैनीताल में यहाँ पे क्या बनाए थे, मतलब कई स्कूलों की स्थापना की थी। कौन कौन से थे वो स्कूल, 1850 में इसने मिशन स्कूल की स्थापना की, 1867 में शेरवुड कॉलेज की स्थापना की, 1869 में ऑल सेंट्स कॉलेज की स्थापना की गई, और 1878 में सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना की गई। उसके बाद दोस्तों 1884 में विलेजली हाई स्कूल, और 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज। इन प्रमुख कॉलेजों की और स्कूलों की स्थापना ये भी किसके शासनकाल में हुई दोस्तों, हेनरी रैमजे के शासनकाल में। उसके बाद जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि इसके शासनकाल में एक भू बंदोबस्त हुआ 1863 का, जो कि किसने किया, बैकेट ने किया या विकेट ने किया, क्योंकि कई जगह बैकेट लिखा है विकेट भी लिखा है। तो विकेट भू बंदोबस्त या बैकेट भू बंदोबस्त 1863 का, ये भी किसके शासनकाल में होता है, हेनरी रैमजे के शासनकाल में होता है। अब इसको मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जब 1857 की क्रांति होती है तो कुमाऊं में मार्शल लॉ लगाया जाता है। मार्शल लॉ का मतलब होता है दोस्तों सैन्य कानून। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। कुमाऊं में 1857 में मार्शल लॉ किसके द्वारा लगाया गया, रैमजे के द्वारा लगाया गया। सैनिक कानून इसमें लागू किया गया, और यहाँ पे इसने नेपाल से सैनिक सहयोग प्राप्त करने हेतु रणवीर सेना प्राप्त की थी। किसने की थी, हेनरी रैमजे ने। अब देखो यहाँ पे ये भू बंदोबस्त क्या था, तो जो बैकेट के द्वारा ये भू बंदोबस्त कराया गया था, इसमें एक तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैज्ञानिक पद्धति किस भू बंदोबस्त में की गई थी, तो 1863 के बैकेट या विकेट के भू बंदोबस्त में। और इसमें विकेट ने क्या किया था, एक तो 1863 में इसको कराया गया था रैमजे के शासनकाल में, और विकेट ने इस समय भूमि को 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से, तलाऊ, उपराऊ, अव्वल, उपराऊ, दोयम और कंटीली या इजराइन। इन 5 भागों में दोस्तों विकेट ने भूमि को बांटा था।
तो इसके बारे में अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जब भू बंदोबस्त वाली वीडियो के बारे में हम सभी भू बंदोबस्त के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हेनरी रैमजे के बाद जो नेक्स्ट कमिश्नर बनते हैं वो बनते हैं फिशर। इनका कार्यकाल बहुत छोटा था, 1884 से लेकर मात्र 1885 तक। तो इसके कार्यकाल में वैसे कोई विशेष घटना नहीं हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट कमिश्नर बनता है H.G. रॉस। इसका कार्यकाल था दोस्तों 1885 से लेकर 87 तक। अब देखो इसके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं। एक तो H.G. रॉस जब कुमाऊं कमिश्नर था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INS, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। कब होती है? 1885 में। तो एग्जाम में इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई 1885 में, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो वो था H.G. रॉस। और जब 1885 में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, किसके द्वारा होती है? A.O. ह्यूम द्वारा। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है 1885 में ही होता है। कहाँ होता है? बंबई में। और किसकी अध्यक्षता में? व्योमेश चंद्र चटर्जी की अध्यक्षता में ये पहला अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1885 में बंबई में। एक तो ये प्रमुख घटना थी। दूसरी घटना थी दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में बन चुका है, उत्तराखंड के एग्जाम में। 1887 में गढ़वाल राइफल की स्थापना होती है। अब देखो ये तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे अभी क्या है, ब्रिटिश शासन चल रहा है और जो भी सैनिक होंगे वो ब्रिटिश सेना के अंतर्गत आएंगे। इसमें बहुत सारे गोरखा सैनिक थे, बहुत सारे गढ़वाली सैनिक थे, बहुत सारे कुमाऊनी सैनिक थे। तो ये उस समय ब्रिटिश सेना के ब्रिटिश सेना की ओर से विभिन्न युद्धों में भाग लेते थे। इनमें से एक नाम है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण नाम आपको बता रहा हूं, बलभद्र सिंह नेगी। बलभद्र सिंह नेगी ये गढ़वाल के थे और इन्होंने, ये भी क्या है, ब्रिटिश सेना के एक सैनिक थे। इन्होंने दोस्तों अफगान युद्ध के दौरान, जब आंग्ला और अफगान युद्ध चल रहा था, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बलभद्र सिंह नेगी ने, ये गढ़वाल के थे और इनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए 1879 में इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से भी सम्मानित किया गया। सेना का सम्मान होता है ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान, 1879 में बलभद्र सिंह नेगी को दिया गया था इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए, इनके साहस के लिए। अब दोस्तों जब बलभद्र सिंह नेगी यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही प्रस्ताव रखा था। अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल राइफल का जो प्रस्ताव रखा था वो किसने रखा था या उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? बलभद्र सिंह नेगी ने। और तत्कालीन जो फील्ड मार्शल थे ब्रिटिश सेना के, F.F. रॉबर्ट्स, ये तत्कालीन क्या थे दोस्तों? फील्ड मार्शल थे। इन्होंने ये तक कहा था कि जिस कौम में बलभद्र जैसा आदमी पैदा हो सकता है, जो कौम बलभद्र जैसा आदमी पैदा कर सकती है, उसकी एक अलग बटालियन होना जरूरी है, उसकी एक अलग बटालियन होनी चाहिए। तत्कालीन जो फील्ड मार्शल थे F.F. रॉबर्ट, इन्होंने ये कहा था। तो बलभद्र सिंह नेगी ने इसका प्रस्ताव रखा था और उसके बाद दोस्तों 5 मई 1887 को गढ़वाल राइफल की स्थापना होती है। अब गढ़वाल राइफल की स्थापना कहाँ की गई, क्वेश्चन बन सकता है। तो गढ़वाल राइफल की स्थापना की गई अल्मोड़ा में। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय बनाया जाता है, कालो डांडा बनाया जाता है। यहां तक हो गया, अल्मोड़ा उसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कहां बनाया गया, हर चीज दोस्तों आपको नोट करनी है। मुख्यालय बनाया गया कालो डांडा। अब ये उस समय इसका नाम कालो डांडा था इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन दोस्तों जब ये मुख्यालय बनता है तो तत्कालीन जो भारत के वायसराय थे वो थे लैंसडाउन, तो इसलिए कालो डांडा का नाम क्या रखा गया? लैंसडाउन रखा गया। अभी भी इसका नाम क्या है? लैंसडाउन है। तत्कालीन जो वायसराय थे लैंसडाउन, उनके नाम पर इसका क्या रखा गया, यहाँ पे इस कालो डांडा का नाम लैंसडाउन रखा गया। और गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लैंसडाउन कब स्थापित किया गया? 4 नवंबर 1887 को। ठीक है, ये मुख्यालय स्थापना की डेट है। जबकि गढ़वाल राइफल या गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब की गई? 5 मई 1887 को। तो ये दोनों डेट दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जैसे आप सभी जानते हैं, देखो गढ़वाल राइफल में या गढ़वाल से बहुत सारे सैनिक उस समय काफी वीर सैनिक हुआ करते हैं, वीर साहसी। अभी भी आप देखते होंगे गढ़वाल से प्रत्येक गांव में लगभग आधे से ज्यादा परिवार ऐसे होते होंगे जहां से कोई ना कोई सेना में भर्ती हुआ रहता है।
और इसका देखो ब्रिटिशों को भी ये पता चल गया था कि गढ़वाल राइफल से के जो गढ़वाल के लोग हैं, एक तो ये वीर हैं, एक साहसी हैं, और इनको सेना में भर्ती करना जरूरी है, और इनके सम्मान के लिए एक अलग राइफल, अलग बटालियन या जो अलग रेजिमेंट है उसकी स्थापना करना भी जरूरी है। और आगे चलकर आपने देखा होगा जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो 3 जो दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त सैनिक होते हैं वो गढ़वाल रेजिमेंट के ही होते हैं। यानी 3 विक्टोरिया क्रॉस मिले थे प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल रेजिमेंट को, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी। तो ये दोस्तों ये सब किसके कार्यकाल में होता है? गढ़वाल राइफल की स्थापना एच.जी. रोज के कार्यकाल में, आईएनसी यानी ब्रिटिश इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी एच.जी. रोज के शासनकाल में होती है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एच.जी. रोज के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, जे.आर. ग्रिग, इनका शासनकाल जो रहा 1887 से लेकर 1889 तक। मुख्य घटना क्या है कि 1889 में हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई जाती है। किसके कार्यकाल में? जे.आर. ग्रिग के शासनकाल में या कार्यकाल में। देखो लाइसेंस नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ब्रिटिशर्स को? उस समय क्या होता था, एक तो यहाँ के जो व्यक्ति थे, यहाँ की जो जनता थी, बहुत सारे लोगों के पास उस समय हथियार हुआ करते थे, बंदूकें हुआ करती थी, और ब्रिटिश जो अधिकारी थे या जो ब्रिटिश शासन था वो इस बात से घबराने लग गया था कि कहीं अगर इन लोगों ने विद्रोह कर लिया है तो इनके पास इतने ज़्यादा हथियार हैं और हमें पता भी नहीं है कि किसके पास हथियार है, क्योंकि लाइसेंस उस समय हुआ नहीं करते थे। तो अगर इन लोगों ने हथियार उठा दिए तो हमारी मतलब खैर नहीं है, हमें यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। ये कभी भी हमें क्या कर सकते हैं? विद्रोह कर सकते हैं और मार सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने बड़ी चालाकी से दोस्तों 1889 में हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई। सभी के हथियार जब्त किए गए। सिर्फ वही यहाँ पे हथियार रख सकता है जिसके पास क्या है दोस्तों? लाइसेंस है। तो कुल मिला के अब सरकार को पता था कि किस किस के पास हथियार हैं, उन पर नजर रखी जाती थी, उनको लाइसेंस दिए गए, और बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति यहाँ पे हथियार नहीं रख सकता था। तो 1889 में हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति यहाँ पे अपनाई गई थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो कमिश्नर बनते हैं जी.ई. ऑर्स्किन 1889 से लेकर 1892 तक, और इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना यह है कि यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जनपदों में विभक्त किया जाता है, यानी 2 जनपदों का गठन किया जाता है। कौन कौन से वो जनपद? 1891 में कुमाऊं को 2 जनपद अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद में बांटा गया। तो नैनीताल जनपद की स्थापना कब हुई दोस्तों, या नैनीताल जनपद का गठन कब हुआ? 1891 में। और इसी प्रकार से अल्मोड़ा जनपद का भी गठन कब हुआ? 1891 में। दोनों यहाँ पे आपको नोट करने हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और किसके कार्यकाल के दौरान? तो जी.ई. ऑर्स्किन के दौरान ये महत्वपूर्ण घटना हुई थी। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट यहाँ पे कमिश्नर बनते हैं डी.टी. गैबर्ट्स, इसका कार्यकाल है 1892 से लेकर 1894 तक। इसके कार्यकाल के दौरान 1893 में यानी 1893 में दोस्तों मुक्तेश्वर कहाँ है आपका? नैनीताल में है। तो नैनीताल के मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। अनुसंधान संस्थान। अब देखो IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मुक्तेश्वर में कब स्थापित किया गया? 1893 में। इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? डी.टी. गैबर्ट्स। अब देखो वैसे इसके बारे में दोस्तों काफ़ी डिटेल्स आपको बता रखा पहले ही, जब मैंने आपको उत्तराखंड के प्रमुख संस्थानों के बारे में बताया। उत्तराखंड के जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय हैं, सभी दोस्तों संस्थानों के बारे में काफ़ी डिटेल्स में मैंने आपको पहले ही बताया है। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान बाई जरधारी क्लासेस, सारे संस्थान 2 या 3 वीडियो में मैंने आपको वो बताए हुए हैं। वैसे दोस्तों जो ये IVRI है, इसका जो पहले नाम था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, उसकी स्थापना वैसे 1889 में पुणे में होती है, लेकिन बाद में इसका नाम भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा जाता है, और इसको स्थापित किया जाता है मुक्तेश्वर में 1893 में। तो इसलिए IVRI की जो स्थापना होती है वो 1893 में ही होती है। कहाँ होती है? मुक्तेश्वर में होती है। और दोस्तों 1915 में क्या होता है
कि इज्जत नगर में इसका मुख्य केंद्र बनाया जाता है। तो इसका मुख्य केंद्र वर्तमान में इज्जत नगर है, ये भी आपको नोट करना है। लेकिन अगर मुक्तेश्वर का प्रश्न बनता है तब आपको 1893 करना है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी IVRI। उसके बाद दोस्तों DT गैवर्ट्स के शासनकाल में ही 1894 में वन नीति भी लागू की गई थी। वन नीति यानी फॉरेस्ट पॉलिसी, और ये दोस्तों भारत की पहली वन नीति थी, पहली फॉरेस्ट पॉलिसी थी जो कि 1894 में लागू की गई थी। तो एग्जाम में बन सकता है कि जब भारत की पहली वन नीति यानी फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की गई थी तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? DT गैवर्ट्स। और इसका उद्देश्य क्या था इस वन नीति का? तो वनों से अधिक राजस्व प्राप्त करना, यही इसका प्रमुख क्या था? उद्देश्य था। उसके बाद दोस्तों कमिश्नर बनता है E ग्रिज 1894 से लेकर 1898 तक। और इसके शासनकाल की वैसे ज़्यादा विशेष कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है, लेकिन 1897 में पहली बार जो पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग वो किसके समकक्ष रखी गई थी? महारानी विक्टोरिया के समकक्ष रखी गई थी। तो कब रखी गई थी? 1897 में पृथक उत्तराखंड प्रांत की ये मांग रखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट कमिश्नर है दोस्तों RE हैम्बलिन। इसका कार्यकाल है 1899 से लेकर 1902 तक। इसके शासनकाल की जो घटना है, एक तो यहाँ पे देहरादून में रेल का आगमन होता है 1899 और 1900 के आसपास। देखो वैसे जो देहरादून रेलवे स्टेशन है इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होता है 1897 के आसपास, निर्माण कार्य प्रारंभ होता है और 99 में ये निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो रेल का आगमन होता है दोस्तों कब होता है? 1900 में, ठीक है, मार्च 1900 के आसपास। 1900 के आसपास देहरादून में रेल का आगमन होता है। किसके मतलब कौन था इस समय? कुमाऊं कमिश्नर RE हैम्बलिन। वैसे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो काठगोदाम में वैसे इससे पहले रेल आ चुकी थी। कब हुआ था काठगोदाम में पहली बार रेल? कब चली थी? 1884 में। 24 अप्रैल 1884 में दोस्तों काठगोदाम में रेल चली थी। और 1884 का आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो वो था यहाँ पे 1884 में फिशर था, ठीक है, फिशर। तो इस समय काठगोदाम में वैसे रेल चल गई थी। और अगर रेल के इतिहास की बात की जाए दोस्तों तो भारत में तो वैसे ये माना जाता है कि 1853 में रेल चली थी सर्वप्रथम। लेकिन दोस्तों 2003 में इस तथ्य की खोज हुई कि वैसे अगर सर्वप्रथम रेलवे की बात की जाए, पहली रेलगाड़ी जो एक मालगाड़ी हुआ करती थी वो कहाँ चली? वो उत्तराखंड के रुड़की में चली थी दोस्तों, 22 दिसंबर 1851 में। इसका वैसे देखो अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता तब तो आपको 1853 ही करना है, क्योंकि उसकी मतलब मानते उसी को, क्योंकि उसकी खोज पहले हो गई थी। ये तो दोस्तों 2003 में पता चला किसी खोज में, रुड़की में 22 दिसंबर 1851 में 5 किलोमीटर ये रेल चली थी। ये क्यों चलाई गई थी? जब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य चल रहा था तो रुड़की से पिरान कल्यर के बीच चलाई गई थी 5 किलोमीटर 22 दिसंबर 1851 को ये रेल। ये एक मालगाड़ी थी और माल को ढोने के लिए इस रेल को चलाया गया था। और प्रारंभ में इस रेल के जो इंजन का नाम था वो था थॉमसन, ठीक है, ये भी आपको नोट करना है अगर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड के रुड़की में पहली बार रेल कब चली थी? 1851 में चली थी दोस्तों, ठीक है। और वैसे मैं रेल परिवहन वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताया है। अब दोस्तों दूसरी क्या घटना होती है RE हैम्बलिन के शासनकाल की? 1901 में दोस्तों गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है RE हैम्बलिन के कार्यकाल में। गढ़वाल यूनियन की स्थापना किसके द्वारा होती है? गढ़वाल के युवाओं द्वारा, जिनमें तारजत गैरोला और उनके कुछ मुख्य सहयोगी थे। अब देखो गढ़वाल यूनियन की स्थापना क्यों की जाती है? यहाँ की जनता को, गढ़वाल की जनता को जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, और यहाँ पे जो प्रमुख कुप्रथाएं थी गढ़वाल में दोस्तों उसको समाप्त करने के लिए गढ़वाल यूनियन की स्थापना की जाती है। गढ़वाल यूनियन अपने विचारों को दोस्तों प्रसारित करने के लिए 1905 में क्या करती है? एक समाचार पत्र का प्रकाशन करती है, मासिक समाचार पत्र, जिसका नाम क्या था? गढ़वाली। तो जो गढ़वाली मासिक समाचार पत्र निकला दोस्तों 1905 में, इसका प्रकाशन किया गया। किसके द्वारा किया गया? गढ़वाल यूनियन द्वारा किया गया। गढ़वाल यूनियन में जो क्या थे, युवा थे गढ़वाल के, उनके द्वारा इस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। क्या था इस मासिक समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य था
कि जो गढ़वाल यूनियन के जो विचार हैं, जो विचारधारा है, उसको अधिक से अधिक प्रसारित करना और गढ़वाल यूनियन का जो संगठन है उसको और अधिक बढ़ाना। तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब होती है? 1901 में होती है। और इस समय कमिश्नर कौन है कुमाऊं में? R.E. हेमलिन। उसके बाद दोस्तों नैनीताल जेल की स्थापना होती है 1902 और 3 के आसपास। अब दोस्तों उसके बाद है यहाँ पे जो नेक्स्ट कमिश्नर हैं A.M.W. शेक्सपियर। 1903 से लेकर 1905 तक इनका कार्यकाल रहा है। और इसके शासनकाल की जो प्रमुख घटना है वो यही है कि गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन होता है 1905 में। और ये पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया है, गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो कमिश्नर बनते हैं वो बनते हैं J.M. कैंपबेल। इनका शासनकाल है 1906 से लेकर 1913 तक। और दोस्तों आपको बता दें इसका जो कार्यकाल रहा है, इस दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी गई हैं। यहाँ पर मैं जिस भी घटनाओं का उल्लेख यहाँ पे अभी कराऊंगा, जो भी कार्य इसके शासनकाल में हुए हैं वो सभी दोस्तों एग्जाम में बन चुके हैं। अब देखो सबसे पहले 1906 में बात करें तो 1906 में जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है इसका कार्य पूरा होता है। ये ग्लोगी जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है आपकी? ये है आपकी मसूरी में। कहाँ है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना? मसूरी का जो भट्टा फॉल है उस पर निर्मित है दोस्तों ये ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। और ये उत्तराखंड की प्रथम क्या है? जल विद्युत परियोजना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो है दोस्तों ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। मसूरी में स्थित है, ये भट्टा फॉल में ये स्थित है। ये आपको नोट करना है। तो कब हुआ ये? इसका कार्य पूरा, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना का कार्य 1906 के आसपास इसका कार्य पूरा होता है, जब यहाँ पे कमिश्नर कौन है? J.M. कैंपबेल है। उसके बाद दूसरी घटना क्या है? कुल्ली एजेंसी। कुल्ली एजेंसी की स्थापना कब होती है? 1908 में होती है। कुल्ली एजेंसी का पूरा नाम था दोस्तों ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। और इस कुल्ली एजेंसी की स्थापना कौन करता है दोस्तों? जोध सिंह नेगी करता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? जोध सिंह नेगी, जिसके द्वारा कुल्ली एजेंसी की स्थापना की जाती है। इस कुल्ली एजेंसी का कार्य क्या था? जैसे आप सभी जानते हैं कि कुल्ली एजेंसी ये बहुत पहले से यहाँ पे प्रथा थी और 1921 में ये समाप्त होती है। लेकिन उससे पहले से, काफी पहले से यहाँ पे दोस्तों इसके विरुद्ध यहाँ पे मतलब विरोध होने लग गया था इस कुली बेगार प्रथा का। और इसलिए जोध सिंह नेगी द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना की जाती है 1908 में। और इसका मुख्य कार्य था जो कुली थे उनके लिए फंड जमा करना, यानी उनको पैसे देना, यानी फ्री में किसी से भी कार्य न करवाना। तो कुली एजेंसी क्या करती थी? फंड जमा करती थी और उस फंड से कुलियों की नियुक्ति करती थी ताकि किसी को निःशुल्क यहाँ पे जो बेगार प्रथा थी बेगार न देना पड़े। तो इसलिए यहाँ पे कुली एजेंसी की स्थापना होती है। और कुली एजेंसी का विचार जो सर्वप्रथम मन में आया, किसके मन में आया था, या किसने रखा था? गिरिजादत्त नैथानी। गिरिजादत्त नैथानी, ये नाम आपको दोस्तों क्या रखना है? नोट करना है, क्योंकि कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जो कुली एजेंसी पढ़ता है इसका विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? गिरिजादत्त नैथानी के मन में आया। और किसने कुली एजेंसी की स्थापना की 1908 में? जोध सिंह नेगी ने की थी। ये फैक्ट आपको नोट करने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1909 में दोस्तों कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है। और जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन है इसका कार्यभार कौन संभालता है? नॉर्मन गिल। नॉर्मन गिल ये इसका कार्यभार संभालता है जब कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है 1909 में। और इस समय कमिश्नर कौन है? वो है J.M. कैंपबेल। जब तक दोस्तों ये नॉर्मन गिल इस कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का इसने कार्यभार संभाला, मतलब इस गार्डन की इसने वो किया, मतलब मुख्य यही था इस गार्डन का। तो इसको दोस्तों गिल के काल को कुमाऊं की बागवानी का विकास का स्वर्ण काल भी माना जाता है। कुमाऊं की बागवानी का स्वर्ण काल, कुमाऊं की बागवानी का स्वर्ण काल। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको हर फैक्ट बताने का प्रयास करता हूं। ये लिखा नहीं, यहाँ पे लिख रहा हूं स्वर्ण काल। ये आपको नोट करना है कि कुमाऊं की बागवानी का स्वर्ण काल किसके शासन को माना जाता है? नॉर्मन गिल। यानी जब कुल मिला के जब ये कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का मुख्य था। अब ऐसा नहीं है कि मतलब ये कमिश्नर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। नॉर्मन गिल इस कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का क्या है? मुखिया भी।
और जब तक ये कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का मुखिया रहता है तब तक बागवानी का यहाँ पे इतना विकास होता है कि इसको, जब तक ये यहाँ का मुखिया रहा, इसको कहा जाता है, इसके शासन को कहा जाता है कुमाऊं की बागवानी का स्वर्णकाल। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये आपको नोट करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो चीज़ यहाँ पे आपको कंफ्यूज होता है, आपको वो चीज़ कमेंट बॉक्स में निसंदेह आप पूछ सकते हैं जहाँ पे आपको दिक्कत होती है। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपके दिक्कत को दूर करने के लिए प्रयास किया जाएगा जहाँ पे भी आपको डाउट होता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे, यहाँ तक आप समझ गए दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों 1912 आता है और 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1912 में। और 1914, अच्छा ये इसके उसमें हो गया, ठीक है, इसको नीचे करना आप, इसको आप पी विडम के शासनकाल में करना। ठीक है, 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना होती है। इसमें दोस्तों बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं कि जैसे आप सभी जानते हैं कि जो होम रूल लीग है, होम रूल लीग के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। तो होम रूल लीग की स्थापना अगर हम देश की बात करें तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। ठीक है, 28 अप्रैल 1916 में। और उसके बाद सितंबर 1916 में किसके द्वारा की जाती है? एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। और बद्रदत्त पांडे का कथन था दोस्तों कि हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है, बल्कि हमने किसकी होम रूल लीग खोली है? बाल गंगाधर तिलक वाली, जिसकी स्थापना होती है 1916 में। लेकिन दोस्तों इतिहासकारों का यह मानना है कि उत्तराखंड में उससे पहले 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हो गई थी। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूके ट्रिपल द्वारा एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आपको 1914 ही नोट करना है, क्योंकि जो आयोग जिसको सही मानता है उसके अनुसार आपको चलना होगा, क्योंकि एग्जाम में उसी हिसाब से आयोग क्या करेगा, आपको नंबर देगा। तो 1914 में यहाँ पे अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना होती है। देखो कन्फ्यूजिंग तो है दोस्तों उत्तराखंड का इतिहास, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास कोई ऐसी इतिहासकार, मतलब कुछ तथ्य ऐसे हैं जो जिनकी पुष्टि अच्छे से नहीं हो पाती है, और ना हम उसकी पुष्टि कर सकते हैं और न इतिहासकारों ने उसकी पुष्टि उस हिसाब से कर रखी है। लेकिन जितना हो सके दोस्तों उतना मैं आपको यहाँ पे अपनी तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। हर टॉपिक को आपको फैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों, ताकि आपके मन में संदेह उत्पन्न हो। तो यहाँ पे आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको दोस्तों हो गया। 1914 वालों आपको यहाँ लाना है, ठीक है, क्योंकि इसका 1913 तक ही रहा और 1914 से इसका शुरू हो जाता है पी विडम का। तो आप इसको नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट कमिश्नर बनता है पी विडम, और पी विडम का जो कार्यकाल है वो है 1914 से लेकर 1924 तक। देखते हैं इसके शासनकाल को। तो 1915 में गांधी जी आते हैं सर्वप्रथम हरिद्वार। उत्तराखंड में गांधी जी सर्वप्रथम कहाँ आए थे? हरिद्वार में आए थे। और कब आए थे? तो 1915 में आए थे। उसके बाद दोस्तों 1916 में गांधी जी कहाँ आते हैं? देहरादून की यात्रा पर आते हैं। और सितंबर 1916 को, 30 सितंबर 1916 को दोस्तों क्या होता है? कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? 30 सितंबर 1916 को। और कहाँ होती है कुमाऊं परिषद की स्थापना? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है तो ये होती है दोस्तों नैनीताल के मझेड़ा में। कुमाऊं परिषद के बारे में अभी आपको आगे किसी लेक्चर में डिटेल्स में बताया जाएगा। इसके जितने भी अधिवेशन हुए हैं, 6 अधिवेशन हुए हैं लगभग कुमाऊं परिषद के, तो उनके बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। और देखो जब इसकी स्थापना हुई कुमाऊं परिषद की, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल। तो इस समय यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था? पी विडम। क्योंकि अभी हमारा मुख्य फोकस क्या है? कमिश्नर आपको देखना है और किसके कार्यकाल में क्या हुआ है। क्योंकि अब दोस्तों कई प्रकार से यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनने लग गए हैं, और इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए, जब इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि जब कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी तो उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? वो था दोस्तों पी विडम। उसके बाद 1921 में कुली बेगार को प्रथा का अंत होता है, और ये भी किसके कार्यकाल के दौरान होता है? पी विडम के ही कार्यकाल के दौरान होता है। और 1923 में कुली एजेंसी की दोस्तों क्या होती है? समाप्ति होती है। तो यहां तक दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो कमिश्नर आता है वो है NC स्टिफ। 1925 से लेकर 1931 तक इसका कार्यकाल रहा है।
और इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं दोस्तों, इसको आप इंपॉर्टेंट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यूके पीएससी द्वारा लेक्चरर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसमें पूछा गया था कि नायक बालिका रक्षा कानून कब बना था। 1929 में बना था। अब दोस्तों ये नायक बालिका क्या थी और ये नायक बालिका रक्षा कानून क्या था, ये आपको समझना है। देखो नायक जाति या कटवाल जाति के बारे में मैंने आपको चंद वंश के बारे में जब बताया था तो वहां पे मैंने भारती चंद आपको पढ़ाया था, कटवाल जाति। दोस्तों अगर आपने ध्यान से वहां पे पढ़ा होगा तो नायक जाति के बारे में और कटवाल जाति के बारे में ये दोनों एक ही है, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे कई इतिहासकारों के इसमें अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन अधिकांशतः इतिहासकार जो ये मानते हैं कि नायक जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब भारती चंद ने डोटी अभियान किया था तो वहां जो सैनिक गए थे तो उनके वहां के महिलाओं के साथ अवैध संबंध हो जाते हैं और उन महिलाओं से उत्पन्न जो संतानें होती हैं उनको नायक जाति कहा जाता है। और यहाँ पे हुआ दोस्तों ये कि जो नायक जाति थी, ये उत्तराखंड की एक जाति थी और इस जाति की कन्याओं को वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा था। यानी उनसे क्या काम कराया जा रहा था, वेश्यावृत्ति वाला काम, इधर इनको धकेला जा रहा था। अब यहाँ पे जो उस समय मतलब ये नायक समाज की दोस्तों एक कुप्रथा बन गई थी और इसको अंत करने के लिए यहाँ पे चलाया जाता है नायक सुधार आंदोलन। नायक सुधार आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था दोस्तों। और ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? जो बद्रीदत्त पांडे जी थे, गोविंद वल्लभ पंत, मुकुंदी लाल, इन्होंने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन्होंने देखा है कि यहाँ की कन्याएं जो वेश्यावृत्ति में जा रही है ये उत्तराखंड पे क्या है, एक मतलब कुल मिला के एक तो मतलब एक क्या है दोस्तों, मतलब उत्तराखंड एक तो जागरूक हो रहा था और कहीं ना कहीं एक जाति ऐसी थी नायक जाति जहाँ की कन्याओं को जबरदस्ती उस क्षेत्र में धकेला जा रहा था। तो इसलिए इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए नायक सुधार आंदोलन चलाया गया। इसके लिए नायक सुधार समिति बनती है 1919 में, ठीक है। और 1919 में जब नायक सुधार समिति बनती है तो उसके बाद यहाँ पे सरकार पर भी इस दबाव बनाया जाता है इस आंदोलन के माध्यम से। और उसके बाद दोस्तों नायक बालिका रक्षा कानून 1929 में लाया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा। और इस समय कुमाऊं कमिश्नर थे NC स्टिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, नायक बालिका रक्षा कानून के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? NC स्टिप। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो कन्याएं हैं उनको वेश्यावृत्ति जो उनसे कराई जाती है उसको निषेध करना। तो इस कानून के माध्यम से कन्याओं से वेश्यावृत्ति कराना निषेध घोषित किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको नोट करना है। देखो 1924 में भी यहाँ पे क्या होती है, नायक सुधार समिति की स्थापना होती है। देखो 1919 में तो कुमाऊं परिषद द्वारा दोस्तों नायक सुधार समिति का क्या किया जाता है, 1919 में कुमाऊं परिषद द्वारा नायक सुधार समिति की स्थापना की जाती है। लेकिन दोस्तों इस पर कानून बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नायक सुधार समिति की स्थापना 1924 में की गई। तो देखो दोनों समितियों का नाम एक ही है, लेकिन ये कुमाऊं परिषद द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना की जाती है किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ताकि इस पर कानून बन सके। क्योंकि एक समिति बनती है, पहले समिति ही बनती है, वो निरीक्षण करती है। और इस समिति का दोस्तों जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया NC स्टिप को। जबकि देखो NC स्टिप इस समय क्या है, कमिश्नर नहीं है, तो अध्यक्ष भी NC स्टिप को ही बनाया गया। और 1925 में ये कमिश्नर भी नियुक्त किए जाते हैं। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान दोस्तों अधिनियम पारित होता है 1928 में। और अधिनियम ही बाद में क्या बनता है, कानून बनता है 1929 में। तो काफी डिटेल्स में दोस्तों हर यहाँ पे आपका कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया है, आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों यूके पीएससी ने ये लेक्चरर के प्री एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हाँ, एक और दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण घटना होती है 1930 में, कुमाऊं वाटर रूल्स। देखो कुमाऊं वाटर रूल्स वैसे कब आ गया था, 1917 में। 1917 में किसका कार्यकाल था? P विडम के कार्यकाल में 1917 में दोस्तों कुमाऊं वाटर रूल्स आता है यहाँ पे वाटर प्रबंधन के लिए। और उसके बाद 1930 में कुमाऊं वाटर रूल 1917 में संशोधन करके 1930 में उसे क्या किया जाता है, संशोधित किया जाता है। तो ये भी आपको नोट करना है, 1930 में भी फिर से कुमाऊं वाटर
वाटर रूल्स संशोधित करके पुनः उसको लागू किया जाता है। तो प्रथम वाला जो कुमाऊं वाटर रूल्स था वो 1917 में पारित किया गया। उसके बाद दोस्तों एनसी स्टेप के बाद जो कुमाऊं कमिश्नर बनता है वो बनता है एल.एम. स्टब्स। और एल.एम. स्टब्स इसका कार्यकाल है 1931 से लेकर 1933 तक। और इसके कार्यकाल में दोस्तों 1932 में क्या होता है, राजकीय उद्यान चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की जाती है। हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कहाँ की जाती है, चौबटिया में की जाती है। कब की जाती है, 1932 में। और इस समय किसका, यहाँ पे कौन कमिश्नर है कुमाऊं का, एल.एम. स्टब्स। उसके बाद कुमाऊं कमिश्नर बनता है एल.ओ. गोयन। ठीक है, एल.ओ. गोयन 1933 से लेकर 1935 तक। और उसके बाद यहाँ पे हाँ दोस्तों, जो भू बंदोबस्त वाला टॉपिक है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी ब्रिटिशर्स के भू बंदोबस्त हुए और ब्रिटिश शासन के दौरान वन प्रबंधन, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आज अगर आप इतने सारे फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट बता दिए दोस्तों मैंने आज आपको, ब्रिटिश कमिश्नर के कार्यकाल के दौरान जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। और यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन भी चुके हैं और आगे भी लगातार बनते जाएंगे। तो नेक्स्ट है जो एल.ओ. गोयन 1933 से लेकर 1935 तक। और उसके बाद जो नेक्स्ट कमिश्नर बनता है ए.डब्ल्यू. इवर्सन 1935 से लेकर 1939 तक। तो इसके कार्यकाल में एक तो 1936 में क्या होता है, अल्मोड़ा में 1936 में अल्मोड़ा में क्या होता है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है। स्वामी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1936 में अल्मोड़ा में होती है। और उसके बाद 1937 में अल्मोड़ा के चनोदा नामक स्थान पर ही क्या होता है, शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना भी की जाती है। ठीक है, और ये एक मुख्य केंद्र था दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम का। उसके बाद जी.एल. विवियन 1939 से लेकर 1941 तक इसका कार्यकाल रहा। उसके बाद 23वां है टी.जे.सी. एक्टन 1941 से लेकर 43 तक। और 1900, अगर देखो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो टी.जे.सी. एक्टन था। और उसके बाद नेक्स्ट जो कमिश्नर बनता है डब्ल्यू फिनले 1943 से लेकर 1947 तक। देखो इस बीच जो ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको हम उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जानेंगे, क्योंकि फिर वो एक देखो ये वो एक क्या है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है। और उसके बारे में अगर वो सारी घटनाएं हम यहाँ बताने लग गए हैं तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो वो हम प्रॉपर एक क्या है, स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे आगे उसको कवर करेंगे। और जो लास्ट दोस्तों कमिश्नर है के.एल. मेहता 1947 से 48 तक, क्योंकि उसके बाद क्या है, यहाँ पे 47 में भारत स्वतंत्र हो जाता है और कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर नियुक्त किया जाता है के.एल. मेहता को। और कुमाऊं कमिश्नरी इनके शासनकाल में, इनके कार्यकाल में स्वतंत्र हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों इसके डिटेल्स वाले नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ई बुक मिल जाएगी हिस्ट्री की, उसको आप लेके इसके डिटेल्स नोट्स बना सकते हैं इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे इस लेक्चर में पढ़ाया गया है। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।